वो उसके पास उसके साधन संसाधन कैसे है, उसकी लड़ाई लड़ने की तरीका कैसा है, वो कैसे युद्ध के मैदान में, वो रणभूमि में कैसे उतरते हैं, ये सारे चीजों का एक अलग तरीके से इसको हम ये कह सकते हैं, या तो इसका रिसर्च किया जाए या फिर इसको समझा जाए। चूंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अभी अपने वो उन दुश्मनों को पूरी तरीके से एनालिसिस अगर कर भी पा रही है, अगर आप देखें अगर कर भी पा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में वो टिक नहीं पा रही है, यही प्रदर्शन बता रहे हैं। प्रदर्शन हम बहुत बड़े ऐसे विश्लेषक नहीं है कि क्या बहुजन समाज पार्टी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम ऊपरी तौर पर जब एनालिसिस करते हैं तो कुछ चीजें तो ध्यान में आ जाती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को पूरी तरीके से अफेक्ट करती है, उस पर अपना प्रभाव डालती है, और कुछ आंतरिक फैक्टर है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है। तो सबसे पहले बाहरी फैक्टर्स को हमने पहले एनालिसिस कर लेते हैं या फिर उसे समझ लेते हैं। तो बाहरी में एक सबसे पहले ये बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम लोगों को ये बात जो है गांठ बांधना होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो वो एक अपना सामाजिक आंदोलन चला रही है, तो उसे इतने आसानी से तो सफल होने नहीं देंगे। ये वो व्यवस्था है, इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था रही है कि भाई आपको सड़कों पर नहीं चलने देना है। इस देश के दलितों को आज सबसे बड़ा दलितों का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं पर है तो वो बसपा में देखता है। कोई भी शेड्यूल कास्ट हो वो अपना रिप्रेजेंटेशन अपने आप को कहीं देखेगा पॉलिटिकली तो वो बसपा में देखता है, और भले ही वो वोट किसी को भी डालता होगा लेकिन वो अपने आप को बसपा में देखता है। तो वो तो सामाजिक परिवर्तन के लिए उस आंदोलन का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में जिस समाज को जो कि हाशिए पे ही नहीं, हम तो ये मानते हैं, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो ये लिखते हैं कि ये जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं इस देश के SC/ST के साथ, और इन्हें इंसान मानने के लिए तैयार नहीं, जानवरों से भी बदतर जिनके इस देश के इंसानों के साथ बर्ताव करते हैं। और उन लोगों ने जब अपना पॉलिटिकल स्टैंड बनाया, या राष्ट्र के तीसरे नंबर के राष्ट्र जब दल बनता है, तो ये उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, ये इतने आसान नहीं है, ये काफी मुश्किल भरा काम है। और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये हजारों साल चलेगी। हर 5 साल में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन लड़ाई वही होगी जो आइडियोलॉजिकली लड़ाई चल रही थी और वही चलेगी। बात यह है कि इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आप देखिए कि आपको जिस व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़नी है वो व्यवस्था कैसी है, वो उसके पास उसके साधन संसाधन कैसे है, उसकी लड़ाई लड़ने की तरीका कैसा है, वो कैसे युद्ध के मैदान में, वो रणभूमि में कैसे उतरते हैं, ये सारे चीजों का एक अलग तरीके से इसको हम ये कह सकते हैं, या तो इसका रिसर्च किया जाए या फिर इसको समझा जाए। चूंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अभी अपने वो उन दुश्मनों को पूरी तरीके से एनालिसिस अगर कर भी पा रही है, अगर आप देखें अगर कर भी पा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में वो टिक नहीं पा रही है, यही प्रदर्शन बता रहे हैं। प्रदर्शन यही बता रहा है कि भले अगर वो दुश्मन भी अगर आइडेंटिफाई कर ले कि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस व्यवस्था उसी मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सारे के सारे जो है कभी मिल जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं। और ये देखा जैसे अभी अनिल जी ने बताया, इंजीनियर साहब ने बताया कि कैसे कभी एक टीम दूसरी के लिए बी टीम बन जाती है, कभी दूसरी टीम पहली के लिए बी टीम बन जाती है। तो ये लोग समय आने पर वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ये चीजें जो है हमें लगता है ये छूट रही हैं। दूसरी चीजें ऐसी है कि बहुजन समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ, जब गठन हुआ, तो इसका एक मकसद था, और वह मकसद सामाजिक परिवर्तन है, समतामूलक समाज का निर्माण करना है। और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए या फिर इस आंदोलन के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जो अंदर से निकल कर आती है, जिसे कहते हैं समर्पण, जिसे कहते हैं त्याग। और ये बहुजन समाज पार्टी आज तक इसी नींव पर खड़ी है कि कई लोगों का यहाँ पर समर्पण लगा है, कई लोगों ने यहाँ पर त्याग दिया है, बलिदान दिया है, कई लोगों ने अपने जीवन दिया। बहन मायावती जी सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसके लिए ये लैक ऑफ समर्पण हम कह सकते हैं, समर्पण की कमी है, जो कि इस आंदोलन को हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जिनके पास जिम्मेदारी है
वो उस चीजों के लिए गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था को हम कमजोर समझने का कि भूल कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं, या फिर उनके मुकाबले में हम कमजोर हैं तो हम अपनी ताकत भी नहीं बढ़ा रहे। तो ऐसे कई कारण हैं पराग जी, इन कारणों पर भी अगर हम बात करेंगे तो काफी बड़ी ये चर्चा हो जाएगी। लेकिन बीएसपी का कमजोर होना ये बताता है कि इस देश के मनुवादी और जातिवादी लोग मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, और जिससे एट्रोसिटीज के मामले और भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे बसपा कमजोर होती है, आप देखिए दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर इनके हक अधिकारों को लूटना शुरू हो जाता है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार शुरू हो जाते हैं। तो लगातार ऐसी घटनाएं देखी जा रही। ये बहुजन समाज जो है उसको सोचना होगा, बहुजन समाज के लोगों को ये सोचना होगा और ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्यों ऐसा होता है कि बसपा जब कमजोर होती है या फिर उसका जब फॉल डाउन होता है तो इधर आप देखिए तो एट्रोसिटीज बढ़ती रहती हैं, और अगर जब बसपा मजबूत रहती है तब एट्रोसिटीज की मात्राएं कम होती हैं, या फिर एक डर बना रहता है कि इनकी जो राजनीतिक शक्ति है वो मजबूत है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो कि समाज को भी अवलोकन करना है, जिस समाज का रिप्रेजेंटेशन खासकर बहुजन समाज पार्टी करती है। जी पराग जी। बिल्कुल। देखिए पराग जी, अब ईवीएम ही मुद्दा नहीं रहा है, अब चुनाव प्रक्रिया ही पूरी की पूरी जो है वो भी मुद्दा बन गया है। पहले आज से 10 साल पहले अगर आप बात करेंगे तो बात ये होती थी कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। अब जब से शासन सत्ता में, जब सरकारी यंत्रणा के हाथों में सब कुछ आ गई, तो आप ये देखिए सरकारी मशीनरीज का ही अब दुरुपयोग होने लगा है, और जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया जो है वो अब एक फर्जीवाड़े में तब्दील होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में अभी जो एक ही सीट पर उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर में, और उस मिल्कीपुर में जो फर्जीवाड़े की तस्वीरें सामने आई तो ऑडियो वायरल हो गए। और ऑडियो वायरल कैसे हुए कि भाई प्रदेश कार्यालय से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से बोल रहे हैं, और अधिकारी से ये कहा जा रहा है कि आपको जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप ये सोचिए, अब ईवीएम को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब ईवीएम को हैक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अधिकारी को सेट किया जा रहा है, और अब मैनुअली सारी चीजें हो रही हैं। मतलब एक इंसानों को ही अब मशीनरीज की तरह उसका उपयोग करके सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब ये जब मिल्कीपुर की तस्वीरें सामने आई इसीलिए चोर पकड़ा गया, और जहां पर चोरी नहीं पकड़ी गई है अब तक वो तमाम लोग अपने आप को ईमानदार ही कह रहे। अब तक वो सारी प्रक्रिया जो है वो साफ सुथरी नजर आ रही है, और जहां समझ में आ गया वो वहां पर फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। तो ये चीज तो है पराग जी, जो पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी चुनाव आयोग ने रखनी चाहिए थी, वो ट्रांसपेरेंसी वोटर के साथ नहीं है, बल्कि उसी के साथ साथ अब फर्जीवाड़ा वहां पर ऐड हो गया है। पहले ईवीएम पर शक हुआ करता था, अब ईवीएम के साथ साथ सारे जितना भी पैनल वहां बैठी रहती है बूथों पर, बीएलओ से लेके तमाम लोग पोलिंग एजेंट तक, उन तमाम लोगों पर अब शक जो है, शक की निगाहें जो है, उस शक की निगाहों से अब वोटर देखने लगा है। एक वीडियो वायरल हुआ जमीनी खबर का, आपने देखा होगा। जमीनी खबर के वीडियो में पांडे जी कह रहे हैं कि मैं अकेले 6 वोट मार के आया। ये क्या है? ये क्या है? ये लोकतंत्र को एक तो निष्क्रिय बनाने का, या लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाए, एक उसके लिए भी एक अलग दूसरे रूट से तैयारियां हो रही है पराग जी। तो ये चीजें हैं, ईवीएम के साथ अलग अलग मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। और दूसरी एक बात उसके साथ जोड़ने के लिए जोड़ना चाहेंगे हम, बहुजन समाज पार्टी का जहां पर ज्यादा वोट था, आज वो सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। तो मतलब बहुजन समाज पर, जैसे कि अनिल सर ने भी कहा कि एक तो बहुजनों का रिप्रेजेंटेशन मशीनरीज के माध्यम से, चाहे ईवीएम हो चाहे प्रक्रिया हो, उन तमाम माध्यम से उनका रिप्रेजेंटेशन तो कम ही नहीं बल्कि गायब कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से दलितों का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक की सेंधमारी के लिए आम आदमी पार्टी को जिंदा रखा गया। देखिए वो आज वहां चाहे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, सारी यंत्रणा का इस्तेमाल करके वो पूर्ण की पूर्ण बहुमत में आ सकती थी, और वो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, और इसके पहले ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कर चुकी है। तो उसको पूरे बहुमत में आने से कोई रोक नहीं सकता है।
और या नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन जहां पर दलितों का वोट ज्यादा है, आप देखें वहां पर आम आदमी पार्टी को जिंदा रखा गया ताकि वह जो वोट है वो वापस अपने पार्टी के पास शिफ्ट ना हो। तो ये एक इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ राजनीतिक दल के तौर पर ही एनालिसिस करना जो है वो बहुत ही ऊपरी तौर की बात हो जाएगी। जब आप बहुजन समाज पार्टी को उसके इन डेप्थ में अगर हम समझते हैं और ये समझते हैं कि वो किसी मकसद के लिए, बहुजन समाज पार्टी का किसी मकसद के लिए निर्माण हुआ है, बहुजन समाज के लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट चेतना जागृत करने के लिए उसका निर्माण हुआ है, जो कि इस देश की जातिवादी, मनुवादी, सनातनी व्यवस्था के लिए उन्हें लगता है कि ये हार्मफुल है, ये खतरनाक है। तो ऐसे में वो उन वोटर्स को एंगेज रखने की जो कोशिश है वो की जा रही है और ये हर प्रदेश में हो रहा है। और हम बहुजन समाज का जो वोट है वो वोट एंगेज हो रहा है और उन्हें शासन सत्ता में नहीं आने दिया जाता। वो एंगेज होता है, ना कि वो सरकार बनाने के लिए भी काम में नहीं आ रहा है, ना विपक्ष में जाने के लिए। आप लोकसभा में भी देखिए, बहुजन समाज के लोगों का वोट एंगेज कर लिया इंडिया अलायंस के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, और वो सारा वोट फ्रीज हो गया कांग्रेस के पास और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस को सत्ता में आना ही नहीं था। लेकिन अगर वो जो वोट है वो अगर किसी काम आता तो एक तो वो राजनीतिक तौर पे मजबूत हो जाते, दूसरी वो कांग्रेस कमजोर हो जाती और जो फाइट है वो सीधा वर्सेस में नजर आती कि ये आइडियोलॉजिकल फाइट है। तो ये चीजें हो रही है और इसीलिए बहुजन समाज के वोटों को एक फ्रीज किया जा रहा है, कहीं पर डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो अपने आप में एक बड़ी ताकत बन के ना उभरे। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली के अंदर 14% से अधिक तक का वोट लिया है। इसका मतलब ये है कि वहां बहुजन समाज पार्टी कभी भी खड़ी हो सकती है, कभी भी स्टैंड हो सकती है और वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है। पराग जी।